यार मैं घर रेंट पे लूँ या खरीद लूँ? बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है यार। डिफिकल्ट डिसीजन तो ये है, लेकिन इसका कोई ऐसा आंसर नहीं जो सभी की सिचुएशन में अप्लाई हो जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको एक 360 डिग्री व्यू देने वाला हूँ उन सभी पॉइंट्स का जो आपको कंसिडर करने चाहिए ये डिसीजन लेते हुए कि मैं घर खरीदूँ या रेंट पे लूँ और बेस्ट सोल्यूशन अपने लिए चूज कर सकें। लेकिन इस डिफिकल्ट डिसीजन को लेने से पहले एक सिंपल डिसीजन आप अभी ले लें, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, जिससे रेगुलरली मैं आपको फाइनेंस और बिजनेस के डिफिकल्ट डिसीजन लेने में मदद करता रहूँ। जब हम घर खरीदने की बात करते हैं ना, तो मोस्टली इमोशनल हो जाते हैं। यार छत अपनी होनी चाहिए, किराए का मकान तो बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो बोरिया बिस्तरा लेना पड़ेगा और फिर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यही सब चलता रहेगा जिंदगी। और जो मोस्टली हाउसवाइफ्स होती हैं ना, जो अपना पूरा दिन ही घर में स्पेंड करती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं इस इमोशन से कि यार घर अपना हो, छत अपनी हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि यार अपना ही घर चाहिए, जब तक वो घर नहीं मिलेगा तो मेरे को कोई और खुशी रास ही नहीं आएगी, मेरी सभी खुशियाँ उस घर की खरीद के साथ अटैच हो चुकी है। और अगर लॉजिकली देखें तो कुछ पॉइंट सही भी हैं। भाई जब अपना घर होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करता है कि यार घर मेरा अपना है, कोई मेरे को रातों रात आके ये नहीं कहेगा कि भैया तेरे को खाली करना है और 2 दिन बाद हम सड़क पे आ जाएंगे। या ऐसा नहीं होगा कि यार कोई ऑल्टरेशन करना है और किसी बंदे से हमें अर्जी डालनी पड़ेगी, लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा कि भाई हम कर लें ना करें, इस दीवार पर रंग करें, इसको इधर रख दें, यहाँ पे कील ठोक दें। ये सब बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। या हो सकता है कि क्या नाम है, आप कोई घर में ऑल्टरेशन मेजर करना चाहते हो, कोई छोटा कमरा बनाना चाहते हो, कोई स्टडी बनाना चाहते हो, 5-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो और फिर 6 महीने बाद आप चले जाएं और वो सारा का सारा पैसा मिट्टी हो जाए आपका। इस डिसीजन के लिए इमोशनल होना तो बहुत आसान है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इमोशनल प्राणी हैं और जब घर की बात होती है तो इमोशनली बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं और एक फाइनेंशियल अप्रोच पकड़ते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है, घर खरीदना, रेंट करना, और क्या क्या इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। हमने 1 करोड़ का एक घर देखा। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको खरीद सकते हैं और या फिर रेंट पे ले सकते हैं। पहले खरीदने वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम खरीदते हैं तो अज्यूम करते हैं कि 20% तो हम डाउन पेमेंट डालने की कैपेसिटी रखते हैं और बचा हुआ हमें लोन लेना पड़ेगा। सारा पैसा अगर हमारे पास खुद ही होता और हम डीपी डाल सकते तो शायद हम एक बार में घर ले लेते, रेंट के लिए हम जाते ही नहीं। तो 20% हमने डीपी डाल दिया, यानी 20 लाख रुपए का हमारा डीपी हो गया और बचा हुआ 80 लाख रुपए हमने लोन ले लिया। लोन हम फर्ज करते हैं कि यार 8% पे हाउसिंग लोन मिल जाता है ऑन एवरेज पर एनम 8%, और लगभग 20 साल का हमारा लोन है। अब हमने जो 80 लाख रुपए लोन लिया है उसकी लगभग EMI 67,000 बैठती है। इसका मैंने कैलकुलेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका ये कैलकुलेशन है। होम लोन पे मैंने 80 लाख रुपए का होम लोन लिया, इंटरेस्ट रेट 8% और टेन्योर मेरा लगभग 20 ईयर्स का रहा, तो लोन EMI लगभग 66,915 ले लिया। राउंड फिगर हमने 67,000 पकड़ लिया ऑन एवरेज, एक कैलकुलेशन को मोटा मोटा समझने के लिए। हाथ के हाथ हमने देखा कि यार लगभग हम 80 लाख रुपए उस पर ब्याज दे रहे हैं। लगभग जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है वो दोनों बराबर से ही है, लगभग 50-50% का स्प्लिट है। तो 80 लाख रुपए हम उस पर ब्याज दे देंगे 20% के टेन्योर में। फिर हम अज्यूम करते हैं कि यार कुछ ना कुछ मेंटेनेंस भी घर मांगेगा जब हम उसको खरीद लेंगे, और वो सारा मेंटेनेंस हमें पॉकेट से देना पड़ेगा। मेंटेनेंस मोटा मोटा 1% पर एनम तो हम अज्यूम कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? हो सकता है कि स्टार्टिंग में कम मेंटेनेंस हो, लेकिन 4-5 साल बाद आपने व्हाइट वॉश भी करा लिया, थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस भी करा लिया, तो आपको बहुत बढ़िया पैसा लग जाता है। तो ऑन एवरेज साल में 1 लाख रुपए हम अज्यूम इजीली कर सकते हैं। 1% ऑफ 1 करोड़ इज 1 लाख रुपीज। और अगर मंथली देखेंगे तो मोटा मोटा 8,500 रुपए हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन एवरेज आ जाता है। यानी 20 साल में हमने हर साल अगर 1 लाख रुपया खर्च किया तो लगभग 20 लाख रुपए हमने मेंटेनेंस में खर्च कर दिया। यानी 20 साल में हमें मोटा मोटा 20 लाख रुपए प्लस 80 लाख प्लस 80 लाख और प्लस 20 लाख, टोटल 2 करोड़ का हमें वो घर पड़ गया 20 ईयर्स के बाद। अब इसी घर को देखते हैं कि अगर हम रेंट पे रहते हैं तो कैसी सिचुएशन अराइज होती। भाई रेंटल यील्ड हम पकड़ लेते हैं, इस घर की 2% है। जो लोग रेंटल यील्ड नहीं समझते उनको एक बार बेसिक समझा देता हूँ कि किसी भी घर की जो वैल्यू होती है उसका कितना परसेंट आपको रेंट मिल सकता है पर एनम, यानी पूरे साल में, उसको रेंटल यील्ड बोलते हैं। इंडिया में लगभग 1-1.5% भी होती है, कुछ छोटे शहरों में, कुछ पोर्श इलाकों में, टियर 1 सिटीज में 3-3.5% तक भी जाती है। ऑन एवरेज 2% हम पकड़ लेते हैं। हमने 2% पकड़ ली रेंटल यील्ड, तो हमारी सालाना रेंट जो हो गया 2 लाख रुपए हो गया। 1 करोड़ का 2% 2 लाख रुपए, यानी मंथली रेंट हमारा मोटा मोटा हो गया 16,500 रुपए। मोटा मोटा सिर्फ हम अप्रोक्सीमेट फिगर्स पे डील कर रहे हैं जिससे हमें समझने में आसानी रहे। अब यह रेंट हर साल बढ़ेगा भी। ऑन एवरेज इंडिया में रेंट 5 से 8% बढ़ता है। हम ऑन एवरेज ले लेते हैं कि भाई 6% हमारा हर सालाना रेंट बढ़ेगा भी, तो लगभग हम रेंट 80 लाख रुपए दे चुके होंगे 20 साल में। भाई अगर रेंट ना बढ़ता तो 2 लाख गुना 20 साल तो 40 लाख रुपए होते, लेकिन हर साल जब वो 6% बढ़ेगा तो आप टोटल
अप्रॉक्स 80 लाख रुपए रेंट दे चुके होंगे 20 साल में। अब अगर हम घर खरीदते नहीं रेंट पे जाते हैं तो काफ़ी सारी हम पैसे बचा लेंगे। वो कैसे बचा लेते हैं भाई? सबसे पहले तो क्या है, 20 लाख रुपए की जो आपने डाउन पेमेंट दी थी, जो डे 1 दी थी आपने घर को खरीदते टाइम, वो आपको रेंट के केस में किसी को नहीं देनी, तो आपका पूरा का पूरा 20 लाख रुपए बचता है। उसके बाद हर मंथली अगर हम आउटफ्लो देखेंगे यार पैसा आपका हर मंथ कितना जा रहा है आपकी जेब से, तो अगर आप घर खरीद रहे थे तो भाई 67,000 की मोटा मोटा आप EMI दे रहे थे और 8,500 रुपये का ऑन एवरेज आप मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे थे, यानी 75,500 मोटा मोटा आपके हर महीने पॉकेट से बाहर जा रहा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप रेंट के लिए गए तो लगभग आपका ऑन एवरेज 28,000 रुपये गया। अब हमने 28,000 रुपये क्यों पकड़ा? क्योंकि रेंट हर साल बढ़ेगा, तो हमने क्या 10th ईयर का रेंट ले लिया, तो उससे क्या है स्टार्टिंग में कुछ कम होगा, बाद में कुछ ज्यादा होगा। ऑन एवरेज आपने 28,000 रुपीज रेंट दिया है हर मंथ, तो आपका मंथली आउटफ्लो जो नेट आपको बचेगा अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे जाते हैं इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, वो 47,500 है। 47,500 आपका बचेगा, 75,500 में से 28,000 रुपए कम गए। तो अब इन केस अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदते और रेंट पे जाते तो ये सारा जो पैसा बचता ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये एक्सेस अमाउंट जो है, जो अगर आप रेंट पे जाते वो आप कहीं और लगा देते जहाँ पे आपको इजीली 10% की रिटर्न्स मिल जाती है। और 10% रिटर्न्स बहुत एग्रेसिव नहीं मैंने पकड़ी, नॉर्मल पकड़ी है। 10% रिटर्न्स अचीवेबल है, इवन इफ आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं जानते, नॉर्मल नॉलेज के साथ भी आप 10% ईजिली ले सकते हो। अब 20 साल के बाद क्या होगा भाई? सबसे पहले तो क्या है, 20 लाख रुपए हमारे बचे थे जो हमने DP में दिया था, जो फर्स्ट वन टाइम पेमेंट थी वो आपकी बच गई थी। अब वो 20 लाख रुपए आपने सीधे सच्चे आप समझो 10% के हिसाब से लगा दिया तो 1,34,50,000 बन जाएगा आपको। और उसके बाद अगर हर मंथ जो 47,500 आपका बच रहा था, जो अगर आप घर खरीदते तो जाता लेकिन रेंटल में आपने बचा लिया नेट, तो 47,500 हर मंथ आप एक SIP कर सकते हो। और SIP अगर हम करते हैं तो एक बार SIP की कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 47,500 डालता हूँ, अगले 20 साल के लिए डालता हूँ और 10% की हमारी रिटर्न रहती है, जो कि मैंने बताया अचीवेबल है। तो हमें लगभग 3.64 करोड़ का कॉर्पस मिल जाएगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर। तो यानी टोटल अगर मैं घर खरीदता नहीं हूँ और रेंट पे जाता हूँ तो जो मैं रेंट पे रह भी लूँगा और जो एक्सेस अमाउंट मेरा बचेगा जो शायद मैं खरीदने में लगा देता, वो सारा जब मैं मार्केट में लगाऊंगा या स्टॉक्स में लगाऊं या कहीं भी लगाऊं फॉर दैट मैटर 10% एक नॉमिनल रिटर्न पे लगाऊं तो 4,98,50,000 रुपए मेरे पास एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं घर खरीदता तो मेरे पास घर होता। अब घर की वैल्यू अगर देखें तो हमने 1 करोड़ का एक घर खरीदा था। 1 करोड़ का घर 6% अप्रिशिएट होने के बाद, भाई हर साल ऑन एवरेज अज्यूम कर सकते हैं इंडिया में रियल एस्टेट मोटा मोटा 6% से बढ़ता है। हालांकि आगे मार्केट्स डाउन है तो मुझे लगता है 6% भी नहीं बढ़ेगा। और ये वैसे भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी के मुकाबले कम बढ़ती है, लेकिन फिर भी हम 6% लेके चलते हैं ऑन दी सेफर साइड। 6% के हिसाब से भी अगर बढ़ती है तो आफ्टर 20 ईयर्स हमारा 3,20,00,000 रुपए का ये घर की वैल्यू है। तो फाइनेंशियली तो आपको क्लियर दिख ही रहा है। अगर आप रेंट पे जाते तो लगभग आप 4,98,50,000 यानी मोटा मोटा 5 करोड़ रुपए के ऊपर बैठे होते। ऑन दी अदर हैंड अगर आप घर खरीद लेते हैं तो 3,20,00,000 रुपए के हाथ में होते हैं। तो फाइनेंशियली डिसीजन काफी क्लियर है। हो सकता है कि आपके सर्कमस्टांसेस में कुछ फिगर्स डिफरेंट हो, लेकिन मोटा मोटा सभी के केसेस में ऐसा ही रहता है। रेंट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी माइंड में एकदम आते नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बंदा रेंट पे रहता है ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहती है। फ्रीडम कैसी कि यार मैं भी करियर के स्टार्टिंग में हूँ, अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि यार 2 साल में इस जगह पे रहूँगा नहीं रहूँगा, शायद इस इंडस्ट्री में भी काम ना करूँ, कहीं और चला जाऊँ। तो रेंट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिर आपको कमिट नहीं करना पड़ता कि यार मुझे लंबे टाइम तक 20-25 साल तक इसी घर में रहना। जब आप घर खरीदते हो ना तो आप बहुत बड़ा लोन ले लेते हो कभी कभी, और उसकी एक बहुत हैंडसम EMI बन जाती है जो आपको हर महीने देनी है। अब इससे क्या होगा, जो आपकी सैलरी है, आपकी जो कमाई का सोर्स है, आप उसके मोहताज बन जाओगे। अब आपको वो तनख्वाह चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको EMI पे करनी है। और फिर क्या होता है कि आपका कोई सपना हो कि यार मैं स्टार्टअप करूं, कोई आइडिया हो, कुछ आप करना चाहते हो, तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस सैलरी के मोहताज हो गए। आपको वहाँ जॉब करनी ही पड़ेगी, या आप उस इनकम के मोहताज हो चुके हैं। और एक स्टार्टअप करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत शायद पैसा डुबाना भी पड़ेगा, और शायद कम पैसे में भी रहना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इतनी बड़ी EMI के साथ। रेंट एक बहुत बड़े एडवांटेज और देता है। भाई मेरा एक फ्रेंड है जो कि
ठीक कमाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कमाता, लेकिन उसकी अप्रोच क्या है कि यार मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा भी है ना, मैंने अपने ऊपर ही खर्च करना है, मुझे कोई लेके तो जाना नहीं है अपने साथ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, बहुत ज़्यादा सेविंग मैं तो करना चाहता नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़िया एंजॉय करना चाहता हूँ। अगर मैं अभी घर खरीदूंगा तो 50 लाख 1 करोड़ तक का ही खरीद सकता हूँ लोन वोन के साथ भी। इससे अच्छा क्या करता है, वो किराए पे उसने मकान ले लिया, बहुत बढ़िया घर है, वो 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है, जिम्नेजियम भी है, मतलब जितनी भी एमिनिटीज बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है वो सभी है, और वो सभी को एंजॉय कर रहा है सिर्फ एक नॉमिनल से रेंट पे, क्योंकि वो खुद तो कभी खरीद नहीं सकता। तो आदमी क्या है कि रेंट के साथ ना अपने मीन से ऊपर वाले घर में भी रह सकता है। और एम्प्लॉयज के लिए एक और बेनिफिट होता है, वो होता है HRA अलाउंस का। तो क्या होता है कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या मे बी कम टैक्सेस के भी ब्रैकेट में आते हैं, तो आप वो अलाउंस ले सकते हैं जो रेंट जाता है उसके अगेंस्ट, और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर इसका थोड़ा सा फ्लिप साइड देखें ना, कि भाई आप ऐसे बंदे हो जो शायद मैच्योर एज में पहुंच चुके हो, या ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हो जहां आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू नहीं, आप तो अपनी इच्छा चाहिए और बचा हुआ अपना समय बहुत बढ़िया पीस के साथ बिताना है, तो आप घर लेने का डिसीजन बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि घर पीस ऑफ माइंड की वजह से नहीं, सोशल स्टेटस की वजह से लेते हैं। यार उसकी बुआ की लड़की ने तो नया घर ले लिया, हम तो आज तक रेंट पे ही हैं। यार वो नेबर्स आप हमारे देख रहे हो, सभी अपना घर बनाते जा रहे हैं, हम रेंट पे ही हैं। वहाँ सोशल स्टेटस आ जाता है, पीस ऑफ माइंड नहीं। फिर क्या होगा कि 4-5 दिन बाद आपको कोई नई चीज़ दिखेगी जब घर बन जाएगा, और फिर पीस ऑफ माइंड कभी आ ही नहीं पाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि बहुत बार क्या होता है कि बंदा घर बनाना स्टार्ट करता है, एक बजट सेट करता है कि फॉर एग्जांपल 1 CR में मैं अपना घर बना लूँगा, ये पर्टिकुलर चीज़ें बनाऊँगा, और फिर माइंड में आता है कि यार एक ही बार तो घर बना रहे हैं पूरी लाइफ में, इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको इम्प्रूव कर देते हैं, इसकी जगह ये लगवा देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और पता चला 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका 2 करोड़ का बन गया। उससे होगा क्या, आपकी EMIs बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी। जब आपकी EMIs बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी, एग्जांपल की भी आप 5 लाख रुपए महीना भी कमाते हो, लेकिन आपकी EMI 4 लाख रुपए है, आपको घर बहुत बढ़िया है, 5-7 करोड़ का घर है, लेकिन सिर्फ आपके पास बचता ही 1 लाख रुपए है बचा हुआ अपनी ज़िंदगी को जीने में, तो आप उस बड़े घर का मज़ा भी नहीं ले पाओगे। इसके साथ साथ कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। जब आप घर खरीदते हैं और होम लोन लेते हैं, तो जो आप प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को देते हैं उसका आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाता है, और जो आप इंटरेस्ट देते हैं बैंक को उसका आपको सेक्शन 24B में अंडर हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आप 30% या 20% टैक्स रेट में आते हैं तो एक अच्छा खासा आप अमाउंट बचा लेंगे। जब आपको पता हो कि घर खरीदने वाले हैं और लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन करें। और वैसे घर खरीदने के केस में नहीं, अपना सिबिल स्कोर तो मेंटेन रखना ही चाहिए। आपका सिबिल स्कोर आपकी गुडविल है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, उसको तो मेंटेन रखे ही रखें। जब आप कॉस्ट ऑफ परचेज देखें तो यार एक प्रॉपर्टी में 1 करोड़ की खरीद रहा हूँ, उसके साथ ये भी ध्यान रखें कि कुछ रजिस्ट्री चार्जेस होंगे जिसमें कि स्टैम्प ड्यूटी होगी जो सरकार का पैसा है, उसके बाद एडवोकेट कॉस्ट होगी, कुछ आपका जो कमीशन एजेंट है जिसने ब्रोकर ने डील कराई है वो भी आपसे कुछ पैसा लेगा। तो ध्यान रखना कि जो आपने 1 करोड़ का बजट सेट करा है वो 1 करोड़ 10 लाख ईजिली हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले बंदे को ये डिसीजन लेना हो कि यार प्रॉपर्टी खरीदनी है या रेंट लेनी है। जब इस तरह की वीडियो कोई बंदा देखता है ना, तो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होता है, उसको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो उसको शायद पहले ना पता हो, और कब वो कहाँ फ़ायदा दे जाए वो पता नहीं चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अभी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।